ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की शाख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को कोसने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। गजब की बात कही है किसी शायर ने। नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल हूँ। आज शनिवार है और हर शनिवार की तरह इस बार भी आपको कहानी सुनाने का वादा है और एक बार फिर से आपके सामने मौजूद हूँ एक कहानी लेकर। ये जो शेर मैंने सुनाया, ये एक बहुत बड़े आदमी पर ऐसा लगता है फिट बैठता है, और कमोबेश बड़े लोगों की चीज़ें छोटों तक तो फिट हो ही जाया करती हैं। आज एक ऐसे आदमी की कहानी सुना रहा हूँ जो किसी नाम का, किसी पहचान का, किसी भी आइडेंटिटी का मोहताज नहीं है। उनके पास कोई कदकाठी नहीं थी, सिक्स पैक एब्स नहीं थे, कोई चार्मिंग फेस नहीं था, लुक नहीं था, कुछ नहीं था, रंग नहीं था, लेकिन अपनी काबिलियत, अपनी दमदार एक्टिंग, अपने स्क्रीन प्रेजेंस और डायलॉग डिलीवरी के चलते, अपनी खास एक्टिंग के चलते वो सुपर स्टारडम पा जाते हैं। वो मल्या, वो पहले तो तमिल इंडस्ट्री का सुपरस्टार बने, उसके बाद पूरी साउथ इंडस्ट्री पर छा गए, उनका सिक्का चलने लगा। और सोचिए, एक बहुत साधारण सा दिखने वाला आदमी जब ऊपर पहुंचता है, ऊंचाई पर पहुंचता है, तो उस ऊंचाई पर पहुंचने के लिए उसने कितना संघर्ष नहीं किया होगा, कहाँ कहाँ वो नहीं किया होगा, उसने क्या क्या नहीं किया होगा। ये सब जो लिखा नहीं जाता, लेकिन होता बहुत कुछ है। उस आदमी ने कभी कंडक्टरी की, कभी कारपेंटरी की, कभी सस्ती सी नौकरी की, लेकिन अपने सपने को नहीं मरने दिया। वो अपने सपनों के पीछे चलता रहा अपनी, और एक खास पहचान बनाई। और आज उसी आदमी की कहानी सुना रहा हूँ। 2 दिन बाद उनका जन्मदिन आता है और उस शख्स को हम रजनीकांत के नाम से जानते हैं। आज मैंने उनकी कहानी को नाम दिया है द बॉस। पिस्तौल में गोली नहीं और खामखा डर रहे हैं। अरे इंस्पेक्टर साहब, एक सुई से डर गया। रजनीकांत गजब की शख्सियत है, क्या ही कहा जाए उनके बारे में। तमिल सुपरस्टार है, लेकिन पैदा होते हैं कर्नाटक में, और उनका जन्मदिन है 12 दिसंबर 1950 को। वो कर्नाटक में ही पैदा हुए थे। सही नाम उनका शिवाजीराव गायकवाड़ है, और उनके गांव का नाम है मावड़ी कादे पत्थर, जो महाराष्ट्र में आता है, और यहीं पर उनकी प्रारंभिक शिक्षा होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी मदर टंग है मराठी। पिताजी का नाम है रामोजीराव गायकवाड़, माँ गृहिणी है। बहुत छोटी उम्र में 9 साल के थे तब उनकी माँ का देहांत हो गया। स्ट्रगल तभी से शुरू हो गया। मदर टंग है उनकी मराठी, लेकिन किसी भी मराठी फिल्म में उन्होंने काम नहीं किया है। तमिल में काम किया है, तेलुगु में काम किया है, मलयालम, कन्नड़, हिंदी, इंग्लिश, कई सारी फिल्मों में काम किया है, लेकिन मराठी में काम नहीं किया है। तो खैर साहब बचपन में बहुत तेज़ थे। फुटबॉल, स्पोर्ट्स में उनकी काफ़ी रुचि थी, और वहीं पर एक बेंगलोर में स्कूल था गवीपुरम में, तो वहीं पर उन्हें एडमिशन दिला दिया गया प्राइमरी स्कूल में। लेकिन पढ़ाई में बहुत तेज़ थे, धीमे धीमे चलने लगा मामला। लेकिन उनके बड़े भाई साहब को लगा कि यार लड़का तेज़ है तो कुछ और किया जाए, तो इनका एडमिशन करवा दिया रामकृष्ण मठ में। हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी होती है, और यहीं पर उन्हें स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता और थोड़ा सा कह लें कि ईश्वर में आस्था, इन सब में इनकी रुचि पैदा होने लगी। धीमे धीमे रामकृष्ण मिशन में थोड़ा सा माहौल दूसरा होता है। ठीक है, चीज़ें शुरू हुई। यहीं से मठ में ही उन्हें नाटकों का शौक भी बनता, और उसकी खास वजह थी। होता यूँ है कि एक बार उन्हें मौका मिला एक प्ले में काम करने का, और प्ले था महाभारत बेस्ड, और इसमें वो
इसमें वो एकलव्य के दोस्त बने थे। रामकृष्ण मठ महाभारत बेस्ड प्ले, और इसमें वो बनते हैं एकलव्य के दोस्त। बहुत पावरफुल रोल था उनका और बहुत अच्छा प्ले किया था उन्होंने। और इसमें ये प्ले देखने आए थे कन्नड़ के एक बड़े कवि डॉक्टर बेंद्रे। उन्होंने जब ये देखा तो उन्हें रजनीकांत का, यानी कि तब के शिवाजी राव का जो किरदार है बहुत बहुत पसंद आया, उन्होंने बहुत तारीफ की। हालांकि बाद में रजनीकांत साहब दूसरे स्कूल में चले गए, यहाँ पर वो सिर्फ 6वीं तक पढ़े। इंटरमीडिएट उन्होंने एक आचार्य पाठशाला थी, उसमें उन्होंने एडमिशन ले लिया। लेकिन इसके पहले उन्होंने जो अपना मामला था आगे का कि वो क्या करने वाले हैं, इसके उन्होंने गुर दिखा दिए थे कि मैं क्या रहूँगा और मैं क्या करूँगा। एक बात बोलूं? क्या? इस दुनिया में मैंने आपसे ज्यादा डरपोक आदमी कोई नहीं देखा। क्या मतलब? क्या मतलब? नहीं, मतलब क्या तुम्हारा? मतलब ये कि ये रिवॉल्वर बिल्कुल खाली है, ये देखिए। रजनीकांत साहब की आर्थिक स्थिति घर की बहुत अच्छी नहीं थी। वो जितनी पढ़ाई हो सकी वो उन्होंने करी, और उसके बाद वो काम काज में घर में पैसा आने लगे, इसके लिए हाथ बटाने लगे। शौक जिंदा था लेकिन दिल में पैसा कमाने थे, क्या करें। सबसे पहला जो जॉब उन्होंने किया, सबसे पहले नौकरी करी कुली की। पैसे आने चाहिए, घर चलना चाहिए, कुली बन गए। इसमें पैसे नहीं मिल रहे थे, फिर किसी ने बताया यार कि कारपेंट्री में पैसे होते हैं, पढ़ाई बन जाओ। कारपेंट्री भी करने लगे, फिर बस वही दिक्कत की, फिर पैसे नहीं हैं। तभी BTS बेंगलोर ट्रांसपोर्ट सर्विस में कुछ जॉब सी निकली, ये पकड़ ली। इस जॉब में, इस नौकरी में पैसे आने लगे, बस कंडक्टर हो गए, आमदनी ठीक थी। शौक अभी भी जिंदा है लेकिन नौकरी कर रहे हैं, क्या करें। ऐसा ही होता है, ग्रेड्स ऐसे ही होते हैं, नकारते किसी चीज़ को नहीं है। जो मिलता है, जो आता है, उसे करते हैं, निभाते हैं। इस नौकरी के दौरान ही, यानी जो BTS में नौकरी कर रहे थे बेंगलोर ट्रांसपोर्ट सर्विस में, इसी दौरान ही कन्नड़ प्ले राइटर थे गोपी मुनियप्पा। उन्होंने एक माइथोलॉजिकल प्ले ऑफर किया, रजनीकांत ने किया। नौकरी भी चल रही थी, प्ले भी चल रहा था। रजनीकांत के अंदर तब रजनीकांत नहीं थे, तो एक्टिंग का तो शौक था ही। तभी किसी ने उनको बताया कि यार एक काम करो, तुम्हें एक्टिंग सीखनी चाहिए, तुम मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट क्यों नहीं चले जाते। हर चीज़ में पैसे लगते हैं। तो परिवार ने इस चीज़ का विरोध किया, लेकिन उनका एक दोस्त था, दोस्त ने मदद की और कई मौक़ों पर मदद की, और उन्होंने फाइनेंशियली मदद की और उनका बाकायदा एडमिशन कराया। मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ते हुए उन्होंने एक दुर्योधन का किरदार निभाया एक प्ले में, और उस समय उस नाटक को देखने के लिए के बालाचंदर साहब आए हुए थे। के बालाचंदर बहुत बड़ा नाम है, आगे बता रहा हूँ। बालाचंदर साहब आए और उन्होंने प्ले देखा, प्रभावित भी हुए। उन्होंने कहा कि तुम्हें तमिल सीखनी चाहिए। बस ये बात लग गई रजनीकांत साहब को, और जब घर में बताया तो लोग गुस्सा होते ही उन्होंने इस सब की परवाह नहीं की, बिना बताए घर से भाग जाते हैं और चेन्नई पहुंचते हैं बालाचंदर साहब से मिलने। एक के साथ 3, अरे वाह बेटेलाल, लगता है यहाँ समस्या खड़ी हो गई है, लेकिन हर समस्या के लिए हमारे पास हल है, और इस समस्या में भाइयों के हाथों का बल है। रजनीकांत चेन्नई आ गए हैं, बालाचंदर साहब से मिलते हैं। बालाचंदर उन्हें पहली फिल्म ऑफर करते हैं अपूर्व रासंगल। कमाल की बात यह है कि इसमें कमल हासन साहब भी हैं। कमल हासन पहले 20 फिल्में कर चुके थे, तो मशहूर हो चुके थे, लोग उन्हें जानने लगे थे। रजनी साहब का इसमें अभी तक कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, लोग उन्हें जान नहीं रहे थे। इस फिल्म में उनका रोल एक एब्यूजिंग हस्बैंड का था, तो अब एक शराबी टाइप का पति, जुल्मी पति टाइप का रोल, लेकिन कमाल का था। इस फिल्म को 3 नेशनल अवार्ड मिलते हैं और
रजनी साहब की इससे पहचान बन जाती है, रजनी इससे स्थापित हो जाते हैं, फिल्में करने लगते हैं, उन्हें चीज़ें ऑफर होने लगती हैं, तमिल फिल्मों में उनकी पहचान बन जाती है। लेकिन यही सब कुछ नहीं था, स्ट्रगल अभी भी चल रहा था। रजनीकांत स्ट्रगल के दिनों में शराब पीने लगे थे, और नॉर्मल से आदमी तो कहीं भी शराब पी लेते थे। तो एक बार बालाचंद्र साहब ने उन्हें शराब पीते देख लिया और डांटा भी, बोले यार ये क्या कर रहे हो सब, बहुत ऊपर जाना है और इस तरह का शोभा नहीं देता तुम्हें। रजनीकांत ने शराब छोड़ दी। एक बार कमल हासन ने उन्हें समझाया है कि छोटे छोटे रोल करते रहोगे, सपोर्टिंग रोल करते रहोगे तो बात बनेगी नहीं, लीड रोल करो, कुछ ऐसा करो कि लीड रोल में आओ, तब जाके पहचान बनेगी। रजनीकांत ने किया और सफल भी हुए। 1980 के आसपास वो 50 फिल्में कर चुके थे, तमिल, कन्नड़ और तेलुगु फिल्म मिलाकर करीब 50 फिल्में कर चुके थे, पहचान बन गई थी उनकी। रजनीकांत ने शुरुआती फिल्मों में थोड़ा सा नेगेटिव शेड्स के किरदार किए थे, लेकिन वो पसंद किए जाने लगे थे, और वजह एक ही थी, उनका अलहदा सा स्टाइल, उनका क्रेज हो गया था लोगों में, उनकी मतलब सिगरेट पीने का स्टाइल, उनके चश्मे पहनने का स्टाइल, उनकी आंखें घुमाने का स्टाइल, कुछ डिफरेंट था। लोगों को डिफरेंट चाहिए होता है, लोग फॉलोअर बनने लगे थे उनके। बस यहीं से रजनीकांत साहब का टर्न शुरू होता है। जिंदगी में भी नई शुरुआत होने वाली थी, और एक कॉलेज की मैगजीन के लिए लता जो उनकी वाइफ हैं, वो उनका इंटरव्यू लेने आए। इंटरव्यू ले लिया, दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। एक पहली मुलाकात हुई, उसके बाद मुलाकातें होने लगी, धीमे धीमे ये मुलाकातें प्यार बदल गई, और 26 फरवरी 1981 को तो उन्होंने शादी कर ली तिरुपति में। रजनीकांत साहब की ज़िंदगी में, उनके करियर में, वो अमिताभ बच्चन को इंस्पिरेशन मानते हैं। उसकी बहुत बड़ी वजह है बच्चन साहब की जो कई हिट फिल्में हैं, अमर अकबर एंथोनी, मजबूर, डॉन, लावारिस, इन सब के रीमेक बने, और इन सब में हीरो रजनीकांत ही रहे साउथ में, और ये फिल्में सुपर डुपर हिट रही। रजनीकांत साहब बहुत ज़्यादा श्रेय देते हैं अमिताभ बच्चन को अपनी सफलता का, और यही एक महान आदमी की खासियत होती है, खूबी होती है। 3 से भले 2, 2 से भला 1, हम तीनों भाइयों में से एक ही काफी है तुम नामर्दों के लिए। बेटेलाल, दिखा दे इनको डिस्को और भरतनाट्यम का कमाल। रजनी सर सुपरस्टार हो चुके थे तमिल इंडस्ट्री में, उनका डंका बजने लगा था, और हिंदी सिनेमा में उन्होंने डेब्यू किया, और डेब्यू किया उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ ही, उनके साथ ही उन्होंने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की, बॉलीवुड में करियर की शुरुआत की। और उस फिल्म का नाम है अंधा कानून। ये अंधा कानून है, अमिताभ बच्चन के दोस्त बने हैं वो। इसके बाद तो कहानी चलती रही, डंका बजने लगा, तूती बोलने लगी। एक फिल्म आई थी उनकी मुथु। मुथु जापान में बहुत ज़बरदस्त हिट हुई थी, जापान उनको पसंद करने लगे। इसके बाद उनकी एक फिल्म आई बाबा। बाबा को उन्होंने लिखा था, उन्हें लगा था कि उन्हें हिट होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पॉलिटिकल करप्शन पर बेस्ड थी, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई। ग्रेटनेस देखिए रजनी सर की, कि उन्होंने अपने पैसों से प्रोड्यूसर की भरपाई की। बोले नहीं, इसकी मेरी गलती है और मेरे वजह से लॉस हुआ है, मैं भरपाई करूंगा। रजनी सर ज़बरदस्त। ऐसे ही अब हर आदमी जो बड़ा होता है उसके पीछे विवाद भी चलते हैं, बेवजह के होते हैं। रजनी सर के फिल्मों में शॉट्स होते थे, उनके स्टाइल होता था। सिगरेट पीने को कभी ज़बरदस्त स्टाइल हुआ करता था, तो इस स्टाइल के चलते लोगों को ये लगा कि ये बाहर भी फेमस होने लगे, लड़के उसी तरह से स्टाइल में सिगरेट पीने लगे। पर्दे को ही आप रियल मानने लगेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाती है।
पर्दा पर्दा होता है, एक्टिंग होती है, लेकिन वो एक्टिंग बाहर के लोगों के लिए स्टाइल होती है, वो आइकन्स हो जाते हैं, लोग उन्हें फॉलो करने लगे। तो विरोध भी होने लगा कि आप पूरे समाज को क्या सिगरेट पीने सिखा रहे हैं। रजनी इससे बहुत व्यथित हुए और कुछ दिनों से उन्होंने फिल्म से खुद को दूर कर लिया और वो हिमालय चले गए और उन्होंने इस तरह की चीज़ें ना करने का भी सोचा। वो इस गार्डन में रहते हैं, वो चेन्नई के, और लग्जरी बंगला है लेकिन बहुत साधारण तरीके से, मतलब ठीक है सब कुछ है, आलीशान है, लगदग जिंदगी है, बाइक और कार का शौक रखते हैं, तमाम सुख सुविधाएं हैं, लेकिन अंदाज में उनकी फक्कड़ई है। और कई किस्से हैं उनके। एक किस्सा ये है कि 2015 में जब शिवाजी द बॉस आई तो वो एक मंदिर गए और सामान्य तरीके से बैठे हुए थे मैदान में, आंगन में। एक महिला आई, वो रजनी जो रील में देखते हैं यानी पर्दे पर देखते हैं वैसे रियल में नहीं रहते हैं, बहुत सामान्य रहते हैं जैसे वो हैं। ये सबसे बड़ी महानता है उनकी, ये इसका कोई मुकाबला नहीं है। आदमी आडंबर में रहना चाहता है लेकिन रजनी रियल में रहना चाहते हैं। तो ठीक है साहब, वैसे ही थे अपने ओरिजिनल परिवेश में, ओरिजिनल परिधान में। एक महिला आती है और महिला ने उनको बेकारी समझा और उनको 10 का नोट दे दिया, उन्होंने रख भी लिया। थोड़ी देर बाद जब भीड़ जुटी, लोग आए और रजनी जाने लगे, कार में लोग उनके पास जुटे, उस महिला ने भी देखा कि अरे यार ये तो दूसरा आदमी है कोई, ये है, लगता बहुत बड़ा आदमी है। वो महिला जाती है, जब क्षमा मांगती है और वो नोट वापस मांगती है। रजनी ने कहा नहीं, आपने बिल्कुल सही किया। और रजनी ने घटना बताई, पहले मैंने उन्हें नोट नहीं दिया और उनकी घटना ने मुझे ये बताया है कि परमात्मा के दरबार में, ईश्वर के दरवाजे पर हम सभी भिखारी ही, कितने भी बड़े हो जाएं, हम एक सामान्य आदमी ही रहेंगे। ये है रजनी, ये हैं उनके थॉट्स। बात 2010 की है, एक कहानी है। 2010 में आई थी रोबोट में डायरेक्टर थे एस शंकर ने अपोजिट लिया है रजनी सर के ऐश्वर्या राय को ले लिया। भाई थोड़ा सा असहज हो गए थे, तो अमिताभ बच्चन दोस्त भी थे, बहुत मानते भी थे, ऐश्वर्या अमिताभ की बहू थी, कैसे होगा, थोड़ा सा इसको लेकर असमंजस में थे। लेकिन ठीक है, फिल्म बनी, हो गया। लेकिन इससे जुड़ा एक किस्सा ज़बरदस्त है। बेंगलुरु में घर भी है, तो एक बार अपने भाई के यहाँ वो घर गए हुए थे, तो उनसे एक फ़ैन मिलने आया। भाई फ़ैन मिलने आया, बहुत ही अच्छी बात है। तो तब तक उनके सर के बाल भी चले गए थे, बाहर बहुत ही नॉर्मल रहते हैं रजनी सर, कोई आडंबर नहीं, कोई दिखावा नहीं, जैसे हैं वैसे ही हैं। तो जब बाल चले गए तो फ़ैन ने पूछा कि अरे यार क्या हाल, और बाल तो सब चले गए? बोले हाँ यार, बाल तो चले गए। तो फिर मतलब आपके रिटायरमेंट के मज़े ले रहे हो? उम्र 60 साल हो गई है, 60 ईयर्स। तो बोले नहीं यार, अभी तो एक फ़िल्म कर रहा हूँ। बोले कौन सी फिल्म कर रहे हो, कौन है हीरोइन? तो रजनी सर ने बताया कि हाँ यार एक फ़िल्म है और उसमें हीरोइन ऐश्वर्या है। तो उसने कुछ कहा नहीं फ़ैन ने, और चुपचाप उठ के चला गया। वो उसके भाव चेहरे के थोड़े अजीब से थे। बाद में रजनीकांत ने एक प्रोग्राम में बताया कि मुझे पता लगा कि वो घर जाकर बहुत बड़बड़ाया वो फ़ैन, कि बोले ये अमिताभ, ऐश्वर्या और अभिषेक को हो क्या गया है, मतलब इनको किसी चीज़ का ध्यान है कि नहीं है, मतलब ऐश्वर्या को एक बुढ़े आदमी के साथ दे रहे हैं। बोले सोचना चाहिए अमिताभ बच्चन को। तो ये जब बातें उन्होंने बताई रजनी सर ने, तो अमिताभ भी बहुत हंसे थे। तो इस तरह के हैं रजनी सर, कमाल की शख्सियत है। फिल्म रिलीज से पहले अक्सर कहीं भी घूमने निकल जाया करते हैं, अपने बिना किसी को कुछ बताए, कुछ भी अपने आप प्लान कर लेते हैं, बिल्कुल साधारण आदमी की तरह। हिमालय जाना उन्हें बहुत पसंद है, हिमालय के टूर बहुत करते हैं। अल्मोड़ा का एक योग केंद्र उन्हें बहुत पसंद है, कई बार जाते रहते हैं वो वहाँ पर। और हर आदमी को लगता है कि यार कोई मद्रासी नुमा आदमी है, सांवला सा काला सा आया होगा, क्या करना है, कौन ही होगा, ये बहुत करते रहते हैं। एक बार बद्रीनाथ मंदिर चले गए थे वो इसी तरह, और सब दर्शन कर लिए, सब कुछ हो गया। अचानक पंडों को पता लगा कि दर्शन कर जाने वाला आदमी कोई और नहीं, रजनीकांत ही थे।
हड़कंप मच गया, हड़कंप, लोग पहुंचे, मीडिया पहुंचा, लेकिन बस तब तक रजनीकांत नहीं, जा चुके थे, निकल चुके थे और बस यही बातें थी फिजाओं में, बस यहीं तो बैठे थे, अरे मेरे साथ तो ये किया, अरे बस यही तो बोले थे, ये बातें रह गई थी। रजनीकांत चले गए थे, उन्हें कोई मतलब नहीं होता, वो बहुत साधारण जीवन जीते हैं, बहुत अलग किस्म के इंसान हैं और के बारे में जानने वाले को समझने वाले कुछ लोग कहते हैं कोई भरोसा नहीं होता कि वो हो सकता है कल आपके शहर में भी वो दिख जाए लुंगी शर्ट पहने हुए, बिल्कुल बिना आडंबर किए हुए, बिना कोई मेकअप किए हुए, सिंपल सा आदमी सड़क पे चला जा रहा है, वो रजनीकांत हो सकता है। बस यही थी आज की कहानी। दोस्तों, हम सभी जिंदगी में ऊंचाई और शोहरत चाहते हैं, शिद्दत से मेहनत करें, अपनी लीक को ना छोड़ें और ईश्वर ने आपकी स्क्रिप्ट में लिखा हो तो यकीन मानिए सब हो भी जाता है। जैसे ही आप ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, सब कुछ पा जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, तो कभी चाहते हुए कभी ना चाहते हुए एक बदलाव सा आ जाता है और ये जब बदलाव आता है तो आप वो नहीं होते जो आपको ईश्वर ने बनाया है। आपका स्व, आपके अंदर का जो कंटेंट है वो बदलने लगता है और ये स्व का बदलना, आपके अंदर ये अंदर के कंटेंट का बदलना, ये खतरनाक होता है, ये सब कुछ बिगाड़ देता है। कहते हैं कि स्व से दूर जाना, अपने आप से दूर जाना, ईश्वर से दूर जाने जैसा होता है। प्रकृति का नियम है बदलाव, बदलाव तो होगा ही, निश्चित तौर पर होगा, लेकिन बदलाव वही है जो स्व में ना हो, आपके उस मूलत में बदलाव ना हो। प्रकृति से बड़ा तो कुछ है ही नहीं। पतझड़ आती है, पत्ते गिरते हैं, लेकिन नए पत्ते उसी पेड़ के आते हैं, कोई दूसरे पेड़ के पत्ते नहीं आते। आम का पेड़ है, पत्ते गिरेंगे, किसी भी पेड़ के, पीपल है, पीपल के पत्ते गिरेंगे, नए आएंगे तो आम के ही आएंगे, पीपल के ही आएंगे। यही प्रकृति है, यही प्रकृति सिखाती है हर पल। जो ऊंचाई पर जाकर खुद को, अपने स्व को बरकरार रखता है, यकीन मानिए वही महान होता है, वही महान कहलाता है, वही पूजा जाता है। ज़्यादा ज्ञानवाणी हो गई हो तो माफ़ी चाहता हूँ। अगले शनिवार शाम 6 बजे फिर एक नई कहानी लेकर आऊँगा। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और सुनते रहिए मुझे, यानी अतुल को। हमारी कहानी अच्छी लगती हो तो हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनों से भी करवाइएगा। और आज बात रजनी सर की चली है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि उनकी बात चले और कुछ उनके बारे में दिखाया जाए और सुनाया ना जाए। तो कुछ उनका स्टाइल देखिए, एंजॉय कीजिए। जय हिंद। Watch Ani TV.